नमस्कार। 2024 को चुनावों का साल कहा जा रहा है। करीब 62 देशों में इस साल चुनाव हुए हैं। भारत में जून में हुए, यूके, दक्षिण अफ्रीका के बाद अमेरिका में अब नई सरकार चुनी जा रही है। डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। भले ही हम मल्टी पोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, लेकिन अमेरिका की अहमियत और अग्रणी होने का दावेदारी उसकी बरकरार है। अमेरिका का दुनिया भर की जीडीपी में हिस्सा सबसे ज़्यादा 26% है। ये वो चुनाव है जो दुनिया भर की सरकारों के अहम फैसलों पर असर डालने जा रहा है। तो अपने देश से अगर हम जोड़कर देखें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारी सहयोगी अमेरिका है। 2024 के पहले 7 महीनों में ही बात कर लें तो $72 बिलियन का व्यापार हुआ है। विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक भारतीय छात्रों की पहली पसंद अमेरिका है। साथ ही चिकित्सा, तकनीक का क्षेत्र हो या कामगार, हर वर्ग की पसंद अमेरिका है। और अमेरिकियों के लिए चुनाव में मुद्दे तो कई हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चिंता बताई जा रही है। यही वजह रही है कि पूरे चुनावी कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं, कमला हैरिस हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, ने जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम करेंगे। ट्रंप अमीरों के लिए नीतियों को लाना चाहते हैं। कमला हैरिस मध्य वर्ग के लिए समर्थन में दिख रही हैं। इसके अलावा अवैध इमिग्रेशन भी देश के लिए, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जिससे निपटने के लिए नेताओं ने अपने अपने वायदे किए हैं। इस पर ट्रंप का इरादा साफ है। उन्होंने कहा है कि वो लाखों प्रवासियों को निर्वासित कर देंगे जो अवैध रूप से देश में घुसे हुए हैं। इसके अलावा वो अमेरिकी सीमा को लगभग बंद भी कर देंगे। अमेरिका में करीब 14% अप्रवासी लोग हैं। कई देशों से लोग यहाँ बसते हैं। परेशानी है, चुनौती है 1 करोड़ से ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की। बहरहाल इस मुद्दे से सीधा अगर हम देखें तो हमारे देश का भी कुछ असर है। हाल ही में अवैध रूप से वहाँ रह रहे 1000 भारतीयों को वापस भी भेजा गया। इसके साथ अमेरिका के इन चुनावों में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और अबॉर्शन भी अहम मुद्दा है। इस सब मुद्दों पर हम भारत के संदर्भ में भी समझेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, ख़ास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। आपको बता दें जो हमारे साथ मेहमान इस समय हैं वो है प्रकाश सराफ हमारे साथ हैं। संस्थापक हैं फ्रेंड्स ऑफ स्पर्श के। अशोक सज्जनहार पूर्व भारतीय राजदूत, जैन कृष्णा, अर्थशास्त्री, जितिन चावला विशेषज्ञ स्टडी अब्रॉड, डॉक्टर आशीष के झा, डीन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ब्राउन यूनिवर्सिटी। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। प्रकाश सराफ, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगी क्योंकि इमिग्रेशन का मुद्दा और आप भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा ये बताइए कि आप 20 सालों से वहाँ पर हैं करीब, ये इतना बड़ा मसला जो बना है, कैसे इसे आप देख रहे हैं? जो आप और भारतीयों से बात करते हैं, क्या स्थिति है इस मुद्दे को लेकर? तो सबसे पहले तो थैंक यू एनडीटीवी कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं करीब 25 साल पहले इस कंट्री में आया था और मैं अपना बिजनेस चलाता हूँ, पर लास्ट 14 साल से मैं होमलेस के साथ काम करता हूँ, कम्युनिटी एडवोकेट में काम करता हूँ। तो कई बार मैं जब कम्युनिटी में जाता हूँ तो मेरी लोगों से बातें होती है। मैं समझता हूँ कि कई एक्सपर्ट सर्वे और पोल पे विश्वास करते हैं, नंबर्स पे विश्वास करते हैं, पर जब आप कम्युनिटी में जाते हैं, कम्युनिटी से लोगों से बात करते हैं, तो आप हवा की रुख को एक तरह से पहचान सकते हैं। आप लोगों के नब्ज को डायरेक्टली जान सकते हैं। तो वो एक मेरा एडवांटेज है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग क्या एक्चुअल सोचते हैं। इमिग्रेशन इमिग्रेशन हमेशा एक की बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा यहाँ के लोगों के लिए, स्पेशली रिपब्लिकन्स के लिए। रिपब्लिकन्स की पार्टी को हमेशा एक तरह से एंटी इमिग्रेंट तो नहीं कह सकते, बट जब से इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेशन कंट्री में बढ़ी है, इस मामले में ट्रम्प को थोड़ा सा एडवांटेज है हैरिस के अगेंस्ट में। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं जी, बिल्कुल। तो आपने कहा ये मसला है अपने आप में। सज्जनहार जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, अभी हाल में हमारे 1000 भारतीय आए जो गैर कानूनी तरीके से अनडॉक्यूमेंटेड होंगे।
लेकिन इस मुद्दे का कितना असर जो हमारा भारतीय वर्ग वहाँ पर है या यहाँ पर किस तरह से देखा जाता है? जी, देखिए अमेरिका के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला है और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू बना दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है जो पिछले 3 साढ़े 3 साल में जो जो बाइडेन और कमला हैरिस की जो सरकार है, उन्होंने बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स को सदर्न बॉर्डर से आने दिया है और उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, एक वहाँ पर वो आते हैं तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो एंगेज करते हैं, वो इंडल्ज करते हैं। वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो लोकल लोग हैं, उनके पास जो जॉब्स जाने चाहिए उनके वो जॉब्स ले लेते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं जो इनको जो अवैध तरीके से आते हैं उनको वहां पर बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी बिल्कुल, तो ये बता रहे थे किस तरह से ये एक महत्वपूर्ण वहाँ पर मसला बन गया है। हमारे साथ जितिन चावला भी हैं स्टडी अब्रॉड के। जितिन, क्योंकि भारतीय जो छात्र जो विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, अमेरिका सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है। हम हालांकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स की बात करें और जो मुद्दा वहाँ पर छाया हुआ है वो अनडॉक्यूमेंटेड उन लोगों का है, लेकिन जब से ये मुद्दा इतना बड़ा हुआ है, आपका जो सर्कल है उसमें किस तरह का असर? मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं और कई सालों से हम लोग स्टूडेंट्स को सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं। तो लास्ट ईयर पहली बार ही हुआ कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी विच इज़ लाइक अ टॉप यूनिवर्सिटी, बॉस्टन से निकल के मास्टर्स इन डेटा साइंस के बाद में मेरे स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वन, देयर वाज जनरल डिक्लाइन इन आईटी जॉब्स। दूसरा क्या हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब इतना अनसर्टेनिटी बढ़ गई दैट इवन कंपनीज अपेरेंटली वर टाइट फिस्टेड। मतलब उन लोगों ने भी रिस्ट्रिक्टिव, या आज की डेट में भी देखेंगे तो कंपनीज ने अपने डिसीजन मेकिंग जो जॉब मार्केट में वो होता है थोड़ा सा चेंज हुआ है लास्ट ईयर से। बट मेरा जो स्टूडेंट है उसे 8 महीने वेट करना पड़ा एंड ही इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, ही इज़ हार्ड वर्किंग, मतलब उसका लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा है, अच्छी इंटर्नशिप करी, सब कुछ किया। तो मेरे ख्याल से एक अनसर्टेनिटी बढ़ गई यूएस में भी रिगार्डिंग जॉब। नहीं तो हम पहले कहते थे आज से 3 साल पहले कि भाई आईटी में कुछ कर लो, एनालिटिक्स कर लो, डेटा साइंसेस कर लो, एमईए में एक अच्छा कोर्स है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, वो कर लो एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। लेकिन आज मेरे को ये भी देखना पड़ता है कि क्या जॉब के बाद वो रह पाएगा। दूसरा, क्या उसे पीआर मिल पाएगी। अभी भी इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 18 साल से वहाँ रह रहे हैं लेकिन ग्रीन कार्ड अभी भी उनके लिए ड्रीम है। तो अगेन क्या इंक्लूसिव है अमेरिका की पॉलिसी इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमारे जैसे लोग फिर हम और कंट्रीज को सजेस्ट करने लगे कि भाई आप फिनलैंड चले जाओ, वहाँ 4 साल में पीआर मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पीआर वाज इजी, तो नाउ दे आल्सो हैव कोटा सिस्टम फ्रॉम दिस ईयर। तो इस तरह से एक पहलू तो यही है कि भाई जॉब मार्केट कैसी रहेगी अगर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं, अगर इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन बढ़ते हैं तो कंपनीज़ को भी देखना पड़ेगा, कंपनीज़ की भी हायरिंग में और उस समय फ़र्क पड़ेगा। हम इंडियंस के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। लाखों लोग यूएस जाते हैं बैचलर्स के लिए भी, आफ्टर 12th भी और आफ्टर ग्रेजुएशन भी, और कई लोग पीएचडी या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भी जाते हैं, कई कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। बट इनके लिए तो चैलेंजेस बढ़ जाएंगे अगर रिस्ट्रिक्शन बढ़ता है। अगर बेटर होता है तो फिर आई थिंक जैसे कमला हैरिस कह रही हैं कि उनकी पॉलिसीज़ इंक्लूसिव होंगी, सपोर्ट बेटर होगा, तो आई थिंक फिर जॉब्स बेटर हो जाएंगी। बिल्कुल, इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट में आऊँगी, लेकिन जो आपने चिंता व्यक्त की है, जो प्लेसमेंट की बात अमेरिका में, उसी को ही जोड़ा जा रहा है कि भाई आपकी जो नौकरियां हैं बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो ले लेते हैं। दैट्स वाई ये इतना चिंताजनक बताया जा रहा है। प्रकाश, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो जो ये इमिग्रेशन या जो भारतीयों या अनडॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट के बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ लोग वहाँ पे रहते हैं, ट्रंप को हमने सुना, कमला हैरिस को हमने सुना, लेकिन एक मैं डेटा पढ़ रही थी कि जो पिछली टर्म थी डोनाल्ड ट्रंप की 2017 से 2021 तक, तो 3,50,000 लोगों का निर्वासन नहीं हुआ था। भले ही वो कहते हैं कि आई बी स्ट्रिक्ट, मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा, लेकिन नहीं हुआ था। जबकि जो बराक ओबामा हु इज़ अ डेमोक्रेट, उनके कार्यकाल में 4,32,000 लोगों का निर्वासन हुआ था। तो डेटा ये कहता है, इफ दिस डेटा इज करेक्ट,
आप वहाँ पे जो भारतीय वर्ग है या जो लोग हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप कम्युनिटी वर्क वहाँ पे करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, उनको आप उपलब्ध कराते हैं, यू रन एन एनजीओ, तो कैसे देखते हैं आप सिचुएशन को? क्या नेतागण जैसे हर देश में होता है बोलते हैं चुनावों के वक्त, करते नहीं हैं? क्या आकलन आपका? आपने बिल्कुल मेरी मुंह की बात छीन ली। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं मास डिपोर्टेशन करूंगा, बट फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब बोलने के लिए, जैसे आप हमारे देश में, आपके देश में जो भी नेता है, वो कुछ भी कह सकते हैं। आज की तारीख में अमेरिका में करीब 50 से 50 मिलियन इमिग्रेंट्स रहते हैं, और उसमें मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स इलीगल है। करीब 5 मिलियन इंडियन अमेरिकन रहते हैं। तो या अगर इमिग्रेशन का मामला आता है तो आई थिंक कमला हैरिस का प्रभाव ज्यादा इंडियन अमेरिकन पे, क्योंकि हमारे इंडियन अमेरिकन जो इमिग्रेंट के तरीके आते हैं, तो कई जो H1 में H4 में है, वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन रिफॉर्म हो। पर जब आप ट्रम्प मास डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, बट देन अगर आप देखा जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी पे दोनों कमला हैरिस के सपोर्टर्स और बाइडेन के सपोर्टर दोनों एक ही चीज को सपोर्ट करते हैं। अगर स्किल्ड इमिग्रेशन की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्किल्ड इमिग्रेशन एक्चुअली गुड फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो स्किल्ड इमिग्रेंट्स होते हैं, और उनकी आय अच्छी होती है। सो आई थिंक फिजिकली इज नॉट पॉसिबल। ये एक चुनावी वादा है। चलिए धीरे धीरे समझेंगे। अमेरिका के चुनावों को बिल्कुल अलग है जिस तरह से हमारे देश में चुनाव होते हैं। कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी गौरी द्विवेदी के पास, जो अमेरिका गई हुई हैं चुनाव कवर करने के लिए, उनका भी इंतज़ार करेंगे। और एक और मसला है जो शायद हम भारतीयों के लिए बिल्कुल अलग होगा, वो है अबॉर्शन का मसला। ये एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे। डॉक्टर आशीष के झा हमारे साथ हैं। सर, इतना बड़ा मसला है कि जिस तरह से कमला हैरिस इसके पक्ष में हैं और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उसके विरोध में हैं। दो राज्य तो केंटकी लुजियाना तो वहाँ पे बिल्कुल बैन ही है एक तरीके से, चाहे कुछ रेप का भी मामला हो। उस लिहाज से अगर मैं देखती हूँ अपने देश में, मैं सोच रही थी कितने महिला के अधिकारों या उसके आज़ादी को उसको महत्व दिया जाता है। क्यों ये इतना बड़ा मसला बन गया है? प्लीज़ टेल अस। थैंक यू फर्स्ट कि हम देखिए 50 साल से अबॉर्शन, और खाली अबॉर्शन नहीं है, दूसरा हेल्थ इश्यूज, महिलाओं के स्वास्थ्य का इश्यूज है, वो प्रोटेक्टेड रहा है, लॉज से सुरक्षित रहा है। लेकिन क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के चलते वो सब लॉज चेंज कर गया, और अब बहुत स्टेट्स में, लुइसियाना दूसरा स्टेट्स में, अब वो जो प्रोटेक्शन था महिलाओं के लिए वो अब नहीं रह गया। तो उसके चलते वुमेन, महिलाओं बहुत शॉक्ड हुई है, और इसका बहुत बड़ा हेल्थ इफेक्ट्स भी हो रहा है। मतलब कि वुमेन का हेल्थ पर भी इस पर प्रभाव आया है, और उसके चलते ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। और कमला हैरिस बोल रही है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाएंगी, अगर उनका चुनाव होगा, तो वो ये जो बेसिक राइट्स जो था वुमेन के लिए, वो फिर वापस लाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि नहीं, हम लोग जो स्टेट्स करना चाहता है उसको हम लोग करने देंगे। तो वही डिफरेंस हो गया है, और बहुत महिलाओं इस पर फोकस की। बिल्कुल। कमला हैरिस ने ये जो इशू है अबॉर्शन का, इसको महिलाओं के अधिकार, उनके फ्रीडम से जोड़ दिया है। आपके भी पेशेंट्स आते होंगे, आपका असेसमेंट क्या है? हाउ इज इट पर्कुलेटिंग डाउन इन द विमेन? जी नहीं, बस देखिए, वुमेन जो है अमेरिका में, वो लोग दम अपना फ्रीडम का इशू ये देखती हैं, क्योंकि अगर अबॉर्शन ही नहीं है, दूसरा हेल्थ भी इश्यूज है, और महिलाओं सोचती है कि वो डिसीजन की क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उनका डिसीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट का, सरकार का डिसीजन नहीं ना होना चाहिए। तो उसके चलते हम भी अपने प्रैक्टिस में भी देखते हैं, डॉक्टर जब करते हैं अपना पेशेंट सबको देखते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि ये महिलाओं का डिसीजन होना चाहिए, इसमें सरकार का क्यों डिसीजन होगा कि क्या करना चाहिए। तो ये इशू बहुत बड़ा इशू बन गया है अमेरिका में। बिल्कुल। जो हेल्थ सेक्टर है या हेल्थ सर्विसेज है, बहुत बेहतर बताई जाती है यूएस में, लेकिन अगर महिलाओं, जो दुनिया की आधी आबादी है, अगर उनको ये बेसिक अधिकार नहीं है, और केंटकी लुजियाना में अगर रेप भी हो जाए फिर भी आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, तो ये परेशानी और चिंता की बात है। एकदम। और क्या हुआ कि तो बहुत स्टेट्स में ऐसा सिचुएशन हो गया है अब कि जब महिलाओं के जान भी खतरा में रहता है, उनका
डेंजर है कि वो मर जाएंगी, तभी भी अबॉर्शन नहीं मिलता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। और उसी के चलते women अमेरिका में एकदम बहुत मोटिवेटेड है कि इस बार हम लोग वोट करेंगे, हम लोग चुनाव हम लोग में पार्टिसिपेट करेंगे और कमला हैरिस को चूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सज्जनहार जी, ये जो मसला है हालांकि कूटनीति का बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारी दुनिया की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। और अमेरिका में अगर महिलाओं को ये अधिकार नहीं है तो अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। यहाँ पर जहन में तो उठते ही हैं कि ऐसा क्यों कि अलग अलग राज्यों में अलग, और इस पर अगर महिलाएं पक्ष में निकल कर आती हैं कमला हैरिस के, तो एक बड़ा उनकी तरफ ये वोट जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं इस मसले को? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है निधि, ये बहुत ही बड़ा मसला बनकर उभरा है, क्योंकि जैसे अभी हमारे और पैनलिस्ट बता रहे थे, ये पिछले 50 साल से ये जो सब राइट है, ये सब जो अधिकार है, ये महिलाओं को मिलता रहा है। तो इसीलिए देव गॉट यूज्ड टू इट। ये वाला एक्चुअली एक सुप्रीम कोर्ट का रो वर्सेस वेड, एक वो ऐसा उनका डिसीजन था, उनका जजमेंट था, जिससे कि महिलाओं को ये सब अधिकार मिले। परंतु अभी जो हुआ 2 साल पहले 2022 में, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 अपने सुप्रीम कोर्ट जजेस को नियुक्त किया था, वो कंजर्वेटिव थे। और कंजर्वेटिव हैं वो बड़े प्रो लाइफ हैं, वो प्रो चॉइस नहीं है, वो महिलाओं के अधिकारों का इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कोई भी जिंदगी है, उसको हमें खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये वाले जो 3 जजेस थे, इन्होंने उस रो वर्सेस वेड जो 1970 से चला आ रहा था, उसको उन्होंने पलट दिया। और इसी वजह से ये जो आक्रोश आया है महिलाओं में, ये जो रोष आया है महिलाओं में, ये इसका हम असर देख रहे हैं। और आप देखते हैं जो अर्ली वोटिंग में भी इतने ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, करीब 80 मिलियन से 8 करोड़ से ज्यादा जो अर्ली वोटिंग में किया है, और उसमें करीब 55% से ऊपर महिलाएं हैं। तो ये समझा जा रहा है जो इसका असर, ये जो अबॉर्शन इश्यूज हैं, जेंडरिंग जो है, जो एकदम बनकर ये उभरा है, ये इसका असर बहुत है। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों को बिल्कुल सामने लाना चाहती हैं और अधिकारों को बरकरार रखना चाहती हैं। और इसीलिए उनकी तरफ वो कहा गया है, अब महिलाएं करीब 55% कमला हैरिस को सपोर्ट करती हैं और करीब 40-43% जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। और अगर उसी का एक रिवर्स देखा जाए तो करीब जो आदमी लोग हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज बनाकर रखे हैं, एक मैचो इमेज, जो आदमी जो तंदुरुस्त स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो अपनी इमेज बनाकर रखे हैं। तो इसीलिए करीब आदमियों में 55% उनके समर्थन में है और करीब 40-45% जो है वो कमला हैरिस के। परंतु ये एक अबॉर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, जो कि जिसमें कि ये क्षमता है जो वो इलेक्शन को एक तरफ से दूसरी तरफ तक ले जा सकता है। बिल्कुल प्रकाश, आपसे इसी मसले पर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत ऐसे लोगों की मदद करते हैं, महिलाएं पुरुष जो होमलेस हैं, ऐसे में जो ये मुद्दा है, जब आप उनसे बात करते होंगे, क्या ये मुद्दा उनमें भी चर्चा होती है, उन लोगों में जिनके पास वोटिंग का अधिकार है? तो जैसे सज्जन जी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी डिलेमा में, हैरिस का इस मामले में बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम एबॉर्शन के सपोर्ट में है। पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों में खुद फंसे हुए हैं, वो अपनी स्टैंड क्लियर नहीं पा रहे इस मुद्दे पे। जैसे उन्होंने जब 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस चुनाव किया, उन्होंने रो वर्सेस वेड को ओवरटर्न किया था। बट देन अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर मैं चुनाव जीता और फेडरल लॉ बना तो मैं उसको वीटो कर दूंगा। तो इस बार आपने एक खास चीज नोटिस नहीं की कि जो 7 स्विंग स्टेट्स है जहां पे एक्चुअल बैटल ग्राउंड है, उससे 3 स्विंग स्टेट्स में महिलाओं का जो अबॉर्शन मुद्दा है वो एक्चुअली बैलेट में है। सो वहां पे करीब 3 मिलियन महिलाएं वोट करेंगी। तो इस मामले में आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, उनको समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, अब यही देखते हैं कि जो महिलाएं अमेरिका की, वो बाहर निकल कर आए, वोट करें और इस मसले पर अपना ज़रूर वोट दें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, तुरंत लौटते हैं। बहुत मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था है मुद्दा, अपनी सहयोगी के पास चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो आइए अब सीधे हम चलते हैं अपनी सहयोगी गौरी द्विवेदी के पास, वॉशिंगटन में मौजूद हैं वो। गौरी, तो फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, क्या वहाँ पे माहौल है, बताइए, वहाँ से जानकारी दीजिए। जी, वोटिंग अंडरवे है यहाँ पर। मैं वॉशिंगटन डीसी के एक सबर्ब में हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ यहाँ पर भारतीय अमेरिकन समूह के भी कुछ लोग मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि क्या वो इश्यूज थे जिन पे उन्होंने वोटिंग करी आज, और क्या लग रहा है उन्हें इस चुनाव के सारे जो मुद्दे उठाए गए हैं उस पे उनका क्या व्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग एनडीटीवी इंडिया से बात कर रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने वोट किया, क्या पहला बड़ा मुद्दा था जिस पे आपने निर्णय लिया वोट करने का? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए फॉर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी आर एक्चुअली टू, इमिग्रेशन एंड vote for pro-Hindu policies. That has been a big issue for me, and I think those two things kind of guided my vote. तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया था जब उन्होंने दिवाली की सबको शुभकामनाएं दी थी, तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक एक ट्वीट भी किया था हिंदू अमेरिकन को एड्रेस करते हुए। आपको लगता है क्या उस ट्वीट का, क्या उस मैसेजिंग का असर पड़ा है भारतीय अमेरिकन समूह में? डेफिनेटली पड़ा है। कितने हाउ मच ऑफ इट एक्चुअली बिकम्स अ वोटिंग इशू उसका पता नहीं है, बट डेफिनेटली पीपल नोटिस्ड इट। मैंने भी नोटिस किया था, एंड चर्चा भी बहुत हुई है उसकी। चर्चा भी बहुत हुई है, ना सिर्फ इंडियन मीडिया में बट यहाँ पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। आपके लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे आपने ये वोट किया आज? देखो जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में यही होता है कि आगे की आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बेनिफिशियल है, और कौन कौन सा कैंडिडेट एक कंट्री को बेटर और हायर ग्राउंड्स पे लेके जा सकता है। अमेरिका इज़ द नंबर 1 country in the world, and we need to set some standards. और वो standards country will decide today कि where they want to take this country, और आगे जाके पता चलेगा इन कुछ दिनों में। पर आई थिंक 2 साल की काफ़ी वेट हो गई है, पर अब डिसीजन के टाइम आ गया है। भारतीय अमेरिकन समूह को इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दोनों पार्टियों ने, दोनों कैंडिडेट ने काफ़ी उनको स्पेसिफिक मैसेजिंग दी है। ये समूह ऐसा है जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और जनरली पूरी सोसाइटी में इसका योगदान ज़्यादा है। इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो मैसेजिंग दोनों कैंप से आई है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने प्रभावित किया है? मुझे तो ये लगता है कि दोनों की मैसेजिंग काफ़ी कम थे एज कम्पेयर टू द कंट्रीब्यूशन दैट द इंडियन अमेरिकन्स मेक। सो माई होप इज़ कि मोर इंडियन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू वोट and get more attention from the local politicians as well as the national level politicians, because we do have a very limited outreach that we do to the politicians. तो वो बढ़ते रहना चाहिए। बट जहाँ तक कि पिछले इलेक्शंस के मुकाबले इस इलेक्शन में है थोड़ा सा ज़्यादा आया है, and that is because we come out and we have started becoming vocal for our issues like in any other मुद्दे तो सेम ही हैं, पर उनको देखने का नज़रिया अलग है। बिल्कुल, और काफ़ी ज़ोरों से अपने आप को एक्सप्रेस करने की इच्छा अब इंडियन अमेरिकन्स में ज़्यादा दिखाई दे रही है। 2 लोग और खड़े हैं जो जुड़े नहीं इस चर्चा में हमारे साथ, लेकिन मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी उनसे, वो ये था कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो अर्ली वोटर है, जो यंग वोटर्स हैं, जैसे आप लोग भारत से आए हैं, तो आपका जुड़ाव, आपकी सोच, आपका नज़रिया अलग होगा आपके बच्चों से जो यहीं पर पले बड़े हैं। तो उनके बारे वो जब आपकी बारी वोट कर रहे हैं तो उनका क्या नज़रिया? उनका भी वो नज़रिया है कि वो अपने आप को एक तो इंडियन अमेरिकन प्राउडली समझते हैं। उनको भी यही चाहिए जो बाकी वोटर्स को भी चाहिए, कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के जो प्रेजेंस है वो थोड़ी स्ट्रांग हो इस कंट्री में, थोड़े लॉट मोर एंगेजमेंट हो, और एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो मोस्ट ऑफ देम are in line to what their parents are aligned to.
ये अच्छी बात है। और आपने सुना यहाँ पे कि भारतीय अमेरिकन समूह की जो क्या उनकी प्रथम और जो मेन उनके इश्यूज हैं जब उन्होंने वोटिंग की, यहाँ पे मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से हमारे सारे दर्शकों को कि अमेरिका में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है, पोस्टल बैलेट से होती है। सबके हाथ में पोस्टल बैलेट भी है जिस पर उन्होंने टिक मार्क किया और कौन सा उन्होंने अपना वोट लिया। और यहाँ पे ये सब यही बोल रहे हैं बार बार कि मुद्दे वही हैं, पर इस बारी चुनाव में ये हुआ है कि भारतीय अमेरिकन समूह पर फोकस ज़्यादा हुआ है, उनको ध्यान ज़्यादा मिला है और आगे जाके अमेरिकन पॉलिटिक्स में उनका ज़्यादा बड़ा एक उनके ऊपर फीचर रहेगा। वॉशिंगटन डीसी से आप लोगों से बात करने के लिए मैं गौरी द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी वहाँ से बात करने के लिए। तो ये जो मसला था आपने सुना किस तरह से जो भारतीय मूल के लोग वहाँ पे थे, प्रकाश तुम्हारे साथ हैं ही, उनके जहन में ये कि अमेरिका भावी किस तरह से बनना चाहता है, कैसे अपने देश को आगे ले जाना चाहता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा मसला है जो चिंता की बात हर देश के लिए होती है, और ख़ास तौर से चुनावों के दौरान जो नेतागण हैं अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम बातें करते हैं और कई बार हार और जीत का फैसला ये कर देते हैं। लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े इस बार भी अमेरिकी चुनावों में ये मुद्दा अहम है। महंगाई का असर सीधा लोगों के जीवन पर पड़ता है। वैसे तो अमेरिका में कोविड के बाद महंगाई की दर घटी है, जो कि अच्छा संकेत है, लेकिन आम लोगों की नज़र में अब भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। जाहिर है अगर महंगाई के मुद्दे पर वोट पड़े तो ट्रंप को लाभ हो सकता है, क्योंकि वो हैरिस की तरह मौजूदा सरकार का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा टैक्स का मुद्दा भी है। दोनों उम्मीदवारों ने कहा है कि अगर वो चुनकर आए तो टैक्स घटाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद भी एक बड़े कारोबारी हैं, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 21 से घटाकर 15% करने का वायदा किया है। वैसे किसी भी राष्ट्रपति को टैक्स घटाने के लिए सेनेट और कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी, जो कि ऐसे माहौल में जहां दोनों दलों के बीच काफ़ी कड़वाहट है, ये एक मुश्किल काम होगा। वैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था के दम पर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार खुद कर्जे में भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तो उनकी नीतियों से 2035 तक देश का कर्ज $4 ट्रिलियन बढ़ेगा, जबकि ट्रंप की नीतियों से 2035 तक देश का कर्ज $8 ट्रिलियन बढ़ेगा, यानी हैरिस से 2 गुना। लेकिन एक बात साफ है कि इन दोनों में जो भी जीते इसे वित्तीय संकट से जूझना होगा। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं लगातार। अशोक सज्जनहार जी हैं, जितिन चावला हैं, प्रकाश सराफ हमारे साथ मौजूद हैं। अगर अशोक सज्जनहार जी, अगर मैं आप ही के पास आऊँ, इकोनॉमी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मसला है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो भी अगर हम भारत के संदर्भ में समझें, आयात करेंगे 10% टैरिफ बढ़ा देंगे, अमीरों के लिए नीति बनाएंगे जिससे कि पूरे देश की वो मदद कर सकेंगे। दूसरी तरफ कमला हैरिस मध्यम वर्ग की बात करती हैं, जो पहली बार मकान खरीद रहे हैं उनको $25,000 देने की बात कर रही हैं। इकोनॉमी का प्रेशर वर्ल्ड ओवर स्लो डाउन है, लेकिन इकोनॉमी का प्रेशर या मसला अमेरिका के संदर्भ में आपका आंकलन? देखिए, मैं ये समझता हूँ निधि, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो जब वो राष्ट्रपति थे 4 साल पहले, तो तब अमेरिका की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर थी आज के मुकाबले। और वही वो प्रश्न पूछते हैं जो पहले रोनाल्ड रीगन पूछा करते थे, जो 4 साल पहले आपकी हालत बेहतर थी या आज बेहतर है। तो आजकल के लोग वहां पर, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और आर्थिक व्यवस्था उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेसनेस है, और इसीलिए वो कह रहे हैं जो हम वहां पर एक टैरिफ वॉल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि जहां से जो आयात होता है सामान चीन से, चीन तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब कैपिटल बन गया है पूरे विश्व का, वहां से जो सामान आता है उसके विरुद्ध हम 60% टैरिफ्स लगाएंगे, जिससे कि वो सामान नहीं आए और हमारे यहाँ पर अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो और इन्वेस्टमेंट हो और प्रोडक्शन हो और जॉब्स हो और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो यही उनका कहना है, परंतु जो बहुत विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं जो ये नीति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप टैरिफ वॉल्स क्रिएट करते हैं तो उससे जो चीजों के दाम हैं अमेरिका के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो ज्यादा उनका इन्फ्लेशन हो जाएगा।
परंतु उनकी ये नीति है जो वो बता रहे हैं। और एक वो ये वाली बात कहने में थोड़ा सफल हो रहे हैं, जो जब वो राष्ट्रपति थे तो वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो आज के हिसाब से काफी अच्छी थी। दूसरी चीज जो है वो कहते हैं, जो ये जो दो युद्ध चल रहे हैं जिसमें कि अमेरिका अपने को इन्वॉल्व किए हुआ है, रूस और यूक्रेन का युद्ध, और वहां पर मध्य एशिया में इजराइल गाजा, इजराइल हमास, लेबनान वगैरह हिजबुल्लाह के साथ जो युद्ध है, तो वो कहते हैं अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा जा रहा है उन दोनों युद्ध में, उन दोनों देशों के सपोर्ट में, के समर्थन में, और हमको युद्ध से निकलना चाहिए। हमारे जो पैसा है, देश का जो अर्थव्यवस्था है, उससे हमारा पैसा वहां नहीं जाना चाहिए। हमारा पैसा अपने नागरिकों के फायदे के लिए यहाँ पर हमको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये उनके मुद्दे हैं जो कि एक, जिसे कहा जाए, दे टच अ कॉर्ड, एक रेजोनेंस होता है वहां के लोगों में, सिटीजन्स में, नागरिकों में। और इसीलिए उनकी तरफ जो यंग लोग हैं और जो वाइट मेल विदाउट कॉलेज डिग्रीज, जो कि इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का इतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं, तो वो उनको समर्थन करते हैं। और जो यंगर क्राउड है, जो चाहे विमेन हो चाहे मैन हो, तो वो ये समझते हैं जो अगर हम आते, ये ट्रंप आएंगे तो फिर अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और उनके लिए ज्यादा संभावनाएं होंगी। बिल्कुल। जितिन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जितिन। तीन चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी अगर हम इकॉनमी को देखें। पहली चीज़ है लेबर, लेबर सप्लाई। तो जैसे ही अभी चेंज हो रहा है, हम सब देख रहे हैं, अगर रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी हुई तो लेबर सप्लाई घट जाएगी, खासकर से हॉस्पिटैलिटी में, एग्रीकल्चर में और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। दूसरी चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट में भी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में चेंजेस होंगे। तो कमला हैरिस कह रही हैं कि भाई हम फेडरल मिनिमम वेज डालेंगे, तो उससे भी कॉरपोरेट्स की थिंकिंग चेंज होगी और हमें देखना पड़ेगा कि उस पॉलिसी से अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट बेटर होता है या नहीं होता है। और तीसरी चीज़, बहुत बड़ा मुद्दा है, एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारी स्किलिंग और रीस्किलिंग चाहिए, जो कि मतलब किसी भी कंट्री के लिए, बट यूएस क्योंकि काफ़ी फोर फ्रंट पर है तो और भी ज़्यादा नीड है। और ख़ासकर से अगर कोई, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, भाई कोई नॉन ग्रेजुएट्स हैं या फिर उतना कॉलेज में गए नहीं या फिर बिल्कुल कटिंग एज उस पर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए और भी रीस्किलिंग की ज़रूरत है। नहीं तो काफ़ी सारे जॉब्स की चेंज होने की उम्मीद है एआई के आने में। तो बिल्कुल। आपने एआई की बात की, तो क्रिप्टो कैपिटल ऑफ प्लैनेट बनाने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को, और अपने बेटों के साथ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म भी उन्होंने सितंबर में लॉन्च किया है। तो प्रकाश, कैसे देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति को? अगर इकोनॉमी की बात करें तो ट्रंप का हाथ ऊपर है। जैसे कि आपने सुना कि आपने इंडियन अमेरिकन वोटर्स से कि उनके लिए इकोनॉमी बड़ी मायने रखती है। जब हम इस कंट्री में आते हैं तो हम इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी के लिए आते हैं, हम अपनी भलाई के लिए आते हैं, तो हमारे लिए इकोनॉमी और जॉब्स मायने रखती है। आज की तारीख में इंडियन अमेरिकन है, दे आर द हाईएस्ट टैक्स पेइंग पॉपुलेशन दिस कंट्री। आउट ऑफ 1% 6% टैक्सेस इंडियन अमेरिकन पे करते हैं। उनकी एवरेज मीडियन इनकम है 124,000 ईयर, जो 74,000 एवरेज मीडियन है। तो उनकी समय से एक शिकायत रहती है कि हमारे टैक्स पेयर जो पैसा है वो सोशल रिफॉर्म्स की तरफ ज्यादा जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं सड़कों पे काम करता हूँ, मैं समाज के निचले तबकों से मिलता हूँ, तो इकोनॉमी का जो ट्रिपल इफेक्ट है जो नीचे तबकों को जाना चाहिए, वो ज्यादा आपको नहीं दिखता। पिछले 2-3 साल में फूड बैंक्स में लोगों की लाइन बढ़ी है, होमलेसनेस बढ़ा है। नेक्स्ट ईयर करीब $10 बिलियन का उनका बजट है, पर वो कितना इफेक्टिव है? इकोनॉमी बढ़ी है, पर उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। जब ट्रम्प थे तो करीब मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन 7% था, अभी करीब 20% है। तो महंगाई बढ़ी है। तो बिल्कुल, जो अगर आप आपने देखें तो लोग, जी, आप जो ये बात कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, किस तरह से खाने के लिए कतारें लंबी हुई हैं। बेरोजगारी का मसला इसी से जोड़ लेते हैं, क्योंकि हम यही मुद्दे समझ रहे थे। वैसे तो बेरोजगारी दर पिछले 50 साल में लगभग सबसे कम स्तर पर है,
एक डेटा के अनुसार। लेकिन हाल के महीनों में बेरोजगारी में कुछ बढ़त देखी गई अमेरिका में, लोगों की नौकरियां गई हैं। एक अगर आंकड़ा ये है कि मई 2023 से लेकर अब तक जिस रफ्तार से महंगाई दर बढ़ी है उससे कुछ ज़्यादा तेज़ी से वेतन भी बढ़े हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है कि ये सिर्फ टॉप लेवल पर ऊपर कुछ हो रहा होगा और जो नीचे सोसाइटी है, समाज है, उस पर पर्कुलेट नहीं हो रहा या कम हुआ है? प्रकाश? सो जैसे शील, आई एम देयर ऑन द आ गया सेम कि थिंग जिसमें निधि और ये लोग बाकी सब प्रकाश सराफ और जितिन चावला है। जी मैं उसी में हूँ। जी जैन जी, हाँ, आप लेकिन ही वो का हमें इंतजार कर रहे थे हाँ, हम। लेकिन वो ले नहीं ले हमें लिया नहीं है उन्होंने। हाँ, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, बात खत्म करिए, हम तो इंतजार ही कर रहे थे जयंत कृष्णा जी का। वो यहाँ पे थे। जी प्रकाश, जल्दी से आप समाप्त कीजिए, फिर जयंत कृष्णा तो को हाँ, भी। तो नीचे नीचे तबकों का एक शिकायत है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स को घटाएंगे और जो ऑलरेडी तरक्की के रास्ते पे रीच है उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। जबकि कमला हैरिस ने कहा है कि मैं $4 लाख वाले नीचे ऊपर टैक्सेस नहीं बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। बट हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, बड़ा है। हमारे साथ जयंत कृष्णा जी, आप ही का बहुत समय से इंतज़ार हो रहा था। माफ़ी चाहती हूँ कि ये कम्युनिकेशन गैप हुआ, लेकिन वही मसला हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमी, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है। इस समय आप कैसे देख रहे हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था को, और जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं, ट्रंप की अगर बात करें या कमला हैरिस की बात करें, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अगर आप देखिए दोनों जो इकोनॉमिक प्रपोजल्स हैं ट्रंप के और कमला हैरिस के, उसमें काफी फर्क है। एक बात तो सबसे बड़ी बात जो ट्रंप ने कही है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी काफी बढ़ा देंगे और प्रोटेक्शनिज्म होगी बहुत सारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, स्पेशली चाइना और इंडिया, ये दो कंट्रीज उन्होंने नाम लेकर बोले हैं कि इनके अगेंस्ट टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाया जाएगा। तो इससे जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत शायद फायदा हो सकता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यूके यूएस में, लेकिन इतना नहीं होगा जितनी बात करी जा रही है। और इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि जो लोग इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं वो फिर भी उसमें से मेजॉरिटी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहेगी, वो ज्यादा ड्यूटी पे करके इंपोर्ट करेंगे। तो जिससे कि इन्फ्लेशन जो जो एक फेड का टारगेट है 2% में कंटेन करने का, और पिछले 2 सालों में थोड़ा बहुत यूएस में वर्थवाइल एफर्ट हुआ है, उसका आउटकम भी दिखा है कि इन्फ्लेशन को कंटेन किया गया है, मुझे लगता है वो फिर से वो हिट करेगा। और जो ट्रंप साहब के जो प्रपोजल्स हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उससे जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं वो काफी बढ़ने वाली हैं। और गवर्नमेंट बोरोइंग्स हम सब जानते हैं कि यूएस में अभी भी जो उसका इफेक्टिव रेट पिछले इतना ऊपर पहुंच गया था, 4.25% तक पहुंच गया था। और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में देखा गया है कि जहां जहां ये रेट ज्यादा स्केल बढ़ता है गवर्नमेंट बोरोइंग्स का, वो रेट बढ़ जाता है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज उस कंट्री को वो डेट को, जो बोरोइंग्स डेट के फॉर्म में उसको सर्विस करना पड़ता है, उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। और उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी कम करने के लिए कहा है, वो मेरे ख्याल से दोनों ही लोगों ने कहा है, कमला हैरिस ने भी कहा है और उन्होंने भी कहा है। तो देखिए ये इवेंचुअली बात यही है कि एक तरफ जो है वो लीडरशिप है जो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, और पूरी दुनिया जब एक मल्टीलैटरल तरीके से सोचने की जरूरत है, वो एकदम यूनिलैटरल तरह से सोचते हैं, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकनिज्म एट द कॉस्ट ऑफ ग्लोबलिज्म, वो सब चीजें जो हैं वो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की हैं। और क्लाइमेट चेंज पे देख लीजिए, उस पे वो पिछली बार उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से वॉकआउट कर दिया था, यूएन की फंडिंग काफी कम कर दी थी, यूएन के लिए सबसे बड़ा फंडिंग जो है वो यूएस करता है। तो इन सब चीजों में कंसर्न्स काफी हैं, और मुझे जो आप लगता है कि थोड़ा सा इवेंचुअली तो वो जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उन्हीं पे नहीं, मुझे लगता है कैसा वोटर टर्नआउट होगा, और जो महिलाएं हैं वो पिछली बार भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था, अगर वही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये एडवांटेज कमला हैरिस होगी। बिल्कुल, आपने बहुत स्विंग स्टेट्स की अगर अंत में बात कर दी है, तो इसी पर मैं फिलहाल एक ब्रेक लेती हूँ। आप सब लोग जुड़े, हमने अमेरिका के चुनावों को समझने की कोशिश की है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे, चुनावों पर नज़र डालेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया भारत से अलग है। वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती बल्कि अपने राज्य के डेलीगेट्स करते हैं और वो राष्ट्रपति चुनते हैं। सारी प्रक्रिया क्या है समझते हैं हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा और उमा शंकर सिंह से। जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है और ये जानने के लिए हम आपको सबसे पहले बताएं कि ये 3 चरणों में चुनाव होता है। पहले चरण में अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में प्राइमरीज होती है जो कि पार्टियों का अंदरूनी चुनाव होता है और प्राइमरीज के ज़रिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपना उम्मीदवार चुनते हैं। ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद नेशनल कन्वेंशन होता है जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम पर जो मुहर लगती है वो लग चुकी है। अब ये दोनों दौर जो है बीत चुका है और इसके बाद बारी आती है आम चुनाव की जो कि 5 नवंबर को होने जा रहा है। वैसे सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में वोटर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को सीधे वोट नहीं करते। जैसे हम समझते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है तो सीधा उनको वोट है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर अपने प्रांतों के प्रतिनिधि चुनते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के लिए खड़े उम्मीदवार डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े होते हैं और ये जो उम्मीदवार हैं वो पार्टी की तरफ से ही तय किए जाते हैं और इनका अपनी पार्टी से जो उम्मीदवार खड़ा होता है उनके प्रति अपना संकल्प होता है, एक पेज होता है और उसी आधार पर उनको वोट भी जो है वोटर डालते हैं। अमेरिका के सभी 50 प्रांतों में 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटर्स हैं और ये जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कौन होगा। जो वोटर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वोट डाल जब रहा होता है तो दरअसल वो अपने प्रांत के इलेक्टोरल कॉलेज को चुन रहा होता है जो कि आगे चलकर एक बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनते हैं। और मतों की गिनती और जीत का सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद ये इलेक्टोरल कॉलेज या प्रांतों से चुने गए प्रतिनिधि जो हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उम्मीदवारों के प्रति अपना संकल्प दोहराते हैं, जिनके साथ 270 यानी ये मैजिक नंबर है इलेक्टोरल कॉलेज में, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक के दौरान राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग होती है। ये बैठक और वोटिंग 17 दिसंबर को होगी, यानी कि 5 नवंबर के चुनाव के नतीजे के बाद जो है वो जो वोटिंग है वो होगी और उसमें राष्ट्रपति के नाम पर अंतिम मुहर जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो है उसमें लगाया जाएगा। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे जिनके बल पर दोनों उम्मीदवार जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा। जब दो उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर हो तो फिर क्या होता है, दोनों के पक्ष में क्या क्या जाता है ये देखना जरूरी होता है। ट्रंप के पक्ष में क्या है और कमला हैरिस के पक्ष में क्या है। पहले बात करते हैं हम ट्रंप की। 5 पॉइंट्स क्या है। पहला, उनके पास बहुत बड़ा फैक्टर है कि ट्रंप सत्ता में नहीं है, यानी एंटी इनकम्बेंसी उनके पक्ष में है। लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि पिछले 4 साल क्या किया। अर्थव्यवस्था वोटरों के लिए सबसे बड़ी चिंता है, तो उस पर वो ये पूछते हैं कि आखिर इन लोगों ने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या किया। अधिकतर अमेरिकन महंगाई से जूझ रहे हैं। 70 के दशक के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। उसके बाद कोविड के बाद कई देशों में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है और ट्रंप के लिए यह पूछना आसान है कि हालात अभी बेहतर हैं या 4 साल पहले बेहतर थे। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है ट्रंप का, वो ये कि ट्रंप का स्थिर समर्थक है। कैसे? आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए ट्रंप। 6 जनवरी 2021 में ट्रंप समर्थकों ने उत्पात मचाया, लेकिन इस सब के बावजूद ट्रंप के जो 40% समर्थक है वो कहीं नहीं हिले। वो आधार जस का तस बना हुआ, ये एक बड़ा फैक्टर है। फैक्टर नंबर 3, एक मुद्दा जो जनता पकड़े, ऐसा कौन सा इमोशनल मुद्दा है, वो ट्रंप बताते हैं गैर कानूनी इमिग्रेशन। उस पर पूरा ध्यान ट्रंप ने केंद्रित किया हुआ है। वो इस पर सख्त माने जाते हैं। मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है, ऐसा कहते हैं और बार बार इस बात को वो बोलते हैं। फैक्टर नंबर 4, कॉलेज शिक्षित कम है वहां पर अभी भी अमेरिका में, और जो वहां पर नहीं गए हैं कॉलेज उनकी संख्या ज्यादा है। इसमें ट्रंप के समर्थक ज्यादा है और इसके कारण ट्रंप को फायदा है। फैक्टर नंबर 5 क्या है? ट्रंप मजबूत नेता दिखते हैं, परसेप्शन ये है। उनके बयानों, उनके पुतिन, किम जोंग जैसे नेताओं से बातचीत के दावे उनके मजबूत होने की धारणा को बल देते हैं। आप
ये समझें कि ये धारणा है कि वो मजबूत है। नॉन कॉलेज एजुकेटेड, जो लोग कॉलेज नहीं गए हैं, जो वाइट मेल हैं, उनमें ये एक इमेज है जिसको जबरदस्त समर्थन मिलता है। तो ये 5 फैक्टर ट्रंप के हैं, लेकिन 5 फैक्टर कमला हैरिस के क्या हैं? हैरिस के पक्ष में क्या जाता है? उनके पक्ष में ये जाता है कि हैरिस ट्रंप के बिल्कुल उलट है। हैरिस ट्रंप को फासिस्ट कहती हैं, उनको लोकतंत्र के लिए खतरा बताती हैं। वो ये भी कहती हैं कि लोकतंत्र के लिए वो लड़ रही हैं, तो एक तरह से अपने आप को लोकतंत्र की बिल्कुल अगुवा वो बताती हैं। दूसरा फैक्टर उनके फेवर में, हैरिस के फेवर में क्या जाता है कि वो बाइडेन से कहीं बेहतर उम्मीदवार हैं, उनको ज्यादा समर्थन पार्टी के अंदर मिला है, उन्हें अब उनके पक्ष में उम्र है और ट्रंप उनके सामने उम्र दराज लगते हैं। पार्टी के अंदर बाइडेन से ज्यादा समर्थन है, ये बेहद साफ है क्योंकि उनको अधिकतर लोगों ने एंडोर्स किया है। फैक्टर नंबर 3 कमला हैरिस के लिए क्या काम करता है? महिला अधिकारों के लिए वो बेहद मुखर है। महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार, एबॉर्शन के अधिकार को लेकर वो लगातार बोल रही हैं, लगातार इसके पक्ष में हैं। महिलाएं इस मुद्दे पर उनको वोट दे सकती हैं क्योंकि महिलाओं को ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा लगता है। फैक्टर नंबर 4 क्या है? वोटर वोट देने निकले तो कॉलेज गए या उम्र दराज गए वोटर जो हैं वो उनको वोट देने के लिए ज़्यादा निकलेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि कमला हैरिस जो हैं वो ज़्यादा स्थिर एक कैंडिडेट होंगी और वो बाहर निकलेंगे, इसकी कोशिश वो भी कर रही हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं उस पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, बार बार कमला हैरिस कह रही हैं कि वोटर बाहर निकले। फैक्टर नंबर 5, कैंपेन पर खर्च किसने ज्यादा किया है? और कैंपेन पर जो खर्च है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कमला हैरिस ने किया है और विज्ञापनों पर खर्च किया है ट्रंप के पक्ष में। इस यहाँ पर ज्यादा ये जो फैक्टर है वो नहीं है। विज्ञापनों के मामले में ट्रंप कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो इन सब को लेकर और सबसे बड़ा ये भी एक फैक्टर है कि पहली अश्वेत महिला होंगी अगर वो बनती हैं राष्ट्रपति, और ये उनके फेवर में, कमला हैरिस के फेवर में सबसे ज्यादा जाता है।